हाय गाइस, दीपिका दिस साइड। मैं फिर से आ गई हूँ अपनी एक नई वीडियो लेके। और जैसे कि जो लोग हमसे जुड़े हैं पहले से उनको सबको पता ही होगा, अम्मा और जो क्रंच की देवी है वो दोनों ये क्लेम करती हैं कि अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने क्ले कंज्यूम किया हो और उसकी डेथ हुई हो तो आप हमको एक प्रूफ ला करके दो, तभी हम मानेंगे, वरना ऐसे हम किसी भी बात पे बिलीव नहीं करते। तो मैं इन जैसे नमूनों को ये कहना चाहती हूँ कि क्ले खाने से मरा अगर कोई नहीं है तो ऐसी बात नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होती है। और क्ले खाने से इतने सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि आपकी लाइफ की क्या बोलते हैं क्वालिटी इतनी लो लेवल की हो जाती है कि आपको जीने में भी मज़ा नहीं आता। आप जैसे जी रहे हो, आपकी बॉडी अगर हेल्दी रहेगी तभी आपका माइंड हेल्दी रहेगा। आपकी बॉडी ख़राब रहेगी तब आप कुछ भी नहीं काम कर पाओगे ढंग से। आपको हमेशा ऐसे बर्डन ही लगता रहेगा। चलिए छोड़िए इन लोगों को क्या समझाना। एक केस स्टडी मेरे हाथ में लगी है तो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। और जिन लोगों को ख़राब चीज़ें देखने का कोई शौक़ नहीं है या तो फिर क्या बोलते हैं सर्जरी वगैरह नहीं देख सकते तो प्लीज़ ये वीडियो को स्किप कर दीजिए। ये जो केस प्रेजेंटेशन है उसके मुताबिक 47 ईयर ओल्ड अफ्रीकन अमेरिकन जो आदमी थे वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। 2 वीक से उनको एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन, एपिगैस्ट्रिक का मतलब ये होता है कि जो हमारा पेट का अपर भाग होता है, जो ऊपर वाला भाग होता है, उसमें सेंट्रल वाला जो एरिया होता है उसे एपिगैस्ट्रिक बोलते हैं। एब्डोमिनल पेन हो रहा था उनको, हेडेक, लाइट हेडनेस, वीकनेस के मारे हो सकता है, और कॉन्स्टिपेशन जो था उनको वो। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी उनके साथ। डॉक्टर कोई भी ट्रीटमेंट करता है तो पेशेंट को ज़रूर पूछता है कि आपको पास्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो पेशेंट ने ये बताया कि उनको डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 था, जो कि एक ड्रग लेते हैं मेटमॉर्फिन, तो उससे वो सॉल्व हो जाता था। और हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें तो उनको थी ही थी। और उनको जॉइंट पेन्स का भी प्रॉब्लम था, जिसके वजह से वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेते थे, जिसके वजह से भी आपको एब्डोमिनल कुछ इशू हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और रेक्टल एग्जामिनेशन, रेक्टल एरिया यानी कि जहाँ से आपको स्टूल पास होते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है एंडिंग वाला। तो वहाँ पे उनको ग्यूआई पॉजिटिव फॉर ब्लड, ग्यूआई जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा व्हाट यू कॉल, मतलब एक ऐसा लिक्विड फॉर्मेशन होता है जो हेल्प करता है आपको स्टूल्स बाहर निकलने में। जो म्यूकस होता है उसको कहते हैं ग्यूआइक। तो वहाँ पे उनको ब्लड के सैंपल्स डॉक्टर ने निकाले कि ऐसा उनको ब्लडिंग वहाँ से हो रहा है। ब्लीडिंग तो नहीं हो रही पूरी, लेकिन वहाँ पे ऐसे ब्लड का प्रेजेंस है। पेशेंट का ब्लड टेस्ट भी कराया गया और डॉक्टर्स ने ये फाइंड आउट किया कि पेशेंट को माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया उसकी रिपोर्ट्स में आएगा जिसका हीमोग्लोबिन लोअर लेवल पे चल रहा है। तो इनका हीमोग्लोबिन जो है वो सिर्फ 7 ही था, जबकि जो आदमी होते हैं उनमें 14 से लेके 18 तक ग्राम पर डेसीलीटर इतना होना चाहिए। सीरम आयरन लेवल उनका खाली 12 था, जबकि नॉर्मल रेंज 32 से लेके 159 यूजी पर डेसीलीटर होना चाहिए। सीरम फेरेटिन लेवल उनका खाली 8.2 था, जबकि नॉर्मल लेवल होना चाहिए था 30 से लेके 400 NG पर ml इसके हिसाब से। तो सारी जो आयरन से रिलेटेड कंपोनेंट्स होती हैं उनका मेजरमेंट यहाँ पे किया गया। और ये जो सीरम फेरेटिन होता है वो एक स्टोर होता है हमारी बॉडी में। कैल्शियम के स्टोर्स होते हैं, वैसे ही आयरन के स्टोर्स होते हैं। तो ये सीरम फेरेटिन ब्लड जो है, फेरेटिन एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन और आयरन को बाइंड करने में हेल्प करता है। ये प्रोटीन उनके बॉडी में कम था। तो एंड पेशेंट हैड अ कोलोनोस्कोपी 2 years prior to this presentation which was positive for large internal hemorrhoids। तो पेशेंट को और भी पूछा गया मेडिकल हिस्ट्री, तो उन्होंने ये बताया 2 साल पहले उनका कोलोनोस्कोपी प्रोसीजर हुआ था। कोलोनोस्कोपी अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, कोलोनोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जहाँ पे आपके एनल कैविटी में एक ट्यूब डाली जाती है, एक डिवाइस डाला जाता है, मेडिकल डिवाइस। उससे जो भी आपको प्रॉब्लम है, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड, वो सारी प्रॉब्लम्स का सर्जरी किया जाता है। तो इनको क्या था, पाइल्स था, पाइल्स को ही कहते हैं हेमोरॉइड्स। तो इनको लार्ज इंटेस्टिनल में
पाइल्स भी था, इस वजह से ये पेशेंट का कोलोनोस्कोपी हुई थी 2 साल पहले। तो ये इनकी मेडिकल हिस्ट्री है। पेशेंट के साथ में और भी इंक्वायरी की गई मेडिकल हिस्ट्री निकालने के लिए, तो उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 2 साल से वो कायोलिन वाइट क्ले कंज्यूम कर रहे हैं। और कायोलिन वाइट क्ले तो कॉस्मेटिक प्रोसीजर में भी यूज़ होता है, कॉस्मेटिक चीज़ों में जो भी क्रीम्स वगैरह जो भी फेस पैक होता है उसमें यूज़ होता है। और क्रंचर्स खाते भी हैं इसको बड़ा खुश होके। तो ये बंदा जो है ना 2 साल से क्ले खा रहा था। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका हीमोग्लोबिन लो होगा, इस वजह से उसे क्रेविंग हो रही होगी, तो 2 साल से खा रहा था। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। और पेशेंट ने ये भी बताया कि पिछले 1 साल से उनको आइस खाने की यानी बर्फ़ खाने की इच्छा हो रही थी। तो गाइस, जो भी लोग पेपर खाते हैं या तो फिर स्लेट पेंसिल खाते हैं, पत्थर खाते हैं, नाकूमट, क्ले पॉट, आइस खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें नॉन फूड आइटम है। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जिसका आयरन लेवल कम है बॉडी में, उन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है ये पत्थर खाने। ये जो पेशेंट है ना, उन्होंने ये भी बताया कि उनको ऐसी कोई भी इच्छा पहले नहीं हुआ करती थी। रिसेंटली उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, 2016 पीबीसी डॉक्यूमेंट्री, जिसका टाइटल था ईट वाइट डर्ट, ऐसे करके जो एक डॉक्यूमेंट्री आ रही थी वो उन्होंने देखी। तब से उनको ये सारी चीज़ें खाने की इच्छा हुई और वो खा रहे हैं उस टाइम से। और पेशेंट हैड नो मेडिकल हिस्ट्री ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर एंड देयर वाज नो डॉक्यूमेंटेड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो एक दिमागी बीमारी होती है उसको कहते हैं ओसीडी। जो बहुत सारे लोग नहीं नाखून चबाते हैं, कोई पैर हिलाता है, तो वो सब एक ओसीडी का पार्ट है। ओसीडी किसी को भी हो सकती है। और ये इसमें यही बोला है कि ये जो पेशेंट है इसने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट्री देखी, तो डॉक्यूमेंट्री देखी तो इसको आदत हो गई खाने की, इसने चालू किया होगा और फिर आदत पड़ गई होगी। तो ये जो क्रंचर्स होते हैं ना, जो कहते हैं हम तो समाज को सुधार रहे हैं और हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं क्योंकि हम आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको खाने की क्रेविंग नहीं होगी। पर ये पेशेंट तो खुद ही बोल रहा है कि इसने एक डॉक्यूमेंट्री देखी और उसके हिसाब से उसको खाने की इच्छा हुई। और आगे ये बताया है कि however as illustrated in this case it is mostly likely that कायोलिन itself can cause the iron deficiency anemia। इसके केस स्टडी में ये पाया गया है कि जो लोग ये क्ले वगैरह खाते हैं तो उनको आयरन डेफिशिएंसी होती ही है, और ये खाते हैं इस वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि जो क्ले के पार्टिकल होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इस वजह से वो आयरन के साथ में बाइंड नहीं कर पाते, यानी मिक्स नहीं हो पाते। आप चाहे कितना भी पालक खा लो या कितना भी बीट रूट का जूस पी लो, लेकिन अगर आप उसके साथ साथ भी क्ले खा रहे हैं तो फिर ठीक है, आप भूल जाइए, आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं जाने वाला, क्योंकि जो क्ले आप खा रहे हो ना वही सारी चीज़ें चूस के ले जाएगा, आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे खुद लिखा हुआ है रिसर्च वालों ने कि इट क्रिएट्स आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बाय प्रिवेंटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द गट। पेट में जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए उसको ये पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है, बिकॉज़ उसका केमिकल जो कंपोजिशन है वो है ही ऐसा कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, इस वजह से वो आयरन के साथ में बाइंड नहीं हो सकता। जो भी मेडिकल रिसर्चर्स थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें प्रेग्नेंट चूहे को कुछ दिनों के लिए क्ले खिलाई, फिर बाद में उसका ब्लड टेस्ट कराया गया, तो ये पाया गया कि वो जो प्रेग्नेंट चूहा था उसने ये सारी चीज़ें पत्थर वत्थर जो भी खाए हैं ना, इस वजह से उसका हीमोग्लोबिन लेवल लो चला गया एकदम से, एकदम इमीडिएटली ये सारी चीज़ें हुई थी। तो इससे प्रूफ होता है कि अगर आप क्ले खाते हैं तो आपकी बॉडी जो भी आयरन वाली चीज़ें आप खा पी रहे हो, चाहे वो पालक हो, बीट रूट का जूस हो चाहे, लेकिन वो बॉडी रिजेक्ट कर देता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता, और ना ही आपकी बॉडी में आयरन लेवल जो आपको खाने से मिलना चाहिए वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इस वजह से जो भी क्रंचर्स हैं, जो भी क्रंचिंग वगैरह करते हैं, उनका आप फेस जाके देखो, लिप्स देखो, आइस देखो, सबके मुंह पे 12 बजे हुए हैं। क्यों किसी के मुंह पे ग्लो नहीं है? ये सारे क्वेश्चंस आप लोग किया करो। और फ़िल्टर लगाए बिना तो वो लोग एकदम ही अलग दिखते हैं, मतलब पहचान में ही नहीं आते।
तो ये सारी चीज़ें हैं, एक प्रूफ है कि ये प्रूफ करने का कि क्ले खाने से इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यही केस स्टडी वाले डॉक्यूमेंट में इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि भले जो भी हैं अफ्रीका के लोग सॉइल वगैरह मिट्टी वगैरह खाते हैं, लेकिन बहुत सारे हेल्थ रिस्क उनको हो सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर हुक वॉर्म्स हो सकते हैं, कीड़े वगैरह हो सकते हैं, सिलिका हो सकता है, एर्सानिक हो सकता है, और हेलमिंथ एक कीड़े का टाइप होता है हेलमिंथ, उसके अंडे हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, रिसर्च वाले खुद कह रहे हैं और उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, और सीवियर केसेस में कॉलन रप्चर भी हो सकता है, यानी जो कॉलन एरिया होता है ना वो फट भी सकता है। क्यों फटेगा? क्योंकि अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहेगा, आपका पेट क्लियर नहीं हो पाएगा, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है वो सारा इकट्ठा होता रहेगा, तो क्या है ना, वो जो ट्यूब होती है वो फट जाएगी, यानी रप्चर हो जाएगी। बहुत सारे वर्स्ट कंडीशन की बात कर रही हूँ मैं। और अगर एक बार रप्चर हो गई तो फिर आपको आगे क्या क्या प्रोसीजर कराना पड़ता है उसके बारे में मैं बात करूँगी। जो भी क्रंचर्स हैं जो रेगुलर स्वेलो करते रहते हैं और स्वेलो को प्रमोट करते रहते हैं, वो ध्यान से देखें। अगर आप रेगुलरली स्वेलो करते रहोगे तो आपकी इंटेस्टाइन में बहुत सारा डैमेज होगा, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, रेगुलर आपको कॉन्स्टिपेशन होने लग जाएगा। तो रेगुलर कॉन्स्टिपेशन कोई अच्छी बात नहीं है, उससे आपका इंटेस्टाइन बहुत डैमेज हो सकता है, इतना ज़्यादा डैमेज हो सकता है कि आपको इंटेस्टाइन जो है आपके बॉडी से बाहर निकालना पड़ सकता है। और जहाँ से आप अपना वेस्ट मटेरियल रोज़ एक्सक्रीट करते हो सुबह सुबह, वो आप वहाँ से नहीं कर पाओगे, आपको पूरा पेट से ही करना पड़ेगा डायरेक्ट। वो मैं क्यों कह रही हूँ वो आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ पूरा टेक्निकली समझा के। ये प्रोसीजर को कहते हैं कोलोनोस्टोमी। कोलोन मतलब कि पिंक कलर का दिख रहा है ना, ये पूरा कोलोन एरिया है जहाँ पे हमारा वेस्ट मटेरियल जो है वो इकट्ठा होता है, इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन, वो एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, हम जो इतना सारा क्ले खाते हैं उससे हमारी इंटेस्टाइन डैमेज हो जाती है, इतनी डैमेज हो जाती है कि उसको रिपेयर करना मुश्किल होता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमारे पेट में एक होल करेंगे, एक मेडिकल डिवाइस लेके होल करेंगे, और जितना आपका ख़राब पार्ट है ना उसको निकाल दिया जाएगा। डॉक्टर ट्राई करेंगे कि आपके कॉलोन को थोड़ा स्टिच कर दें, लेकिन वो स्टिच भी बहुत रेयर केस में होता है गाइस। अगर आपका जितना कॉलोन का एरिया है अगर वो हेल्दी रहेगा तभी वो स्टिच हो पाएगा, अदरवाइज़ वो स्टिच भी नहीं हो पाएगा। टेम्पररी होता है कोलोनोस्टोमी और परमानेंट भी होता है। परमानेंट में तो आपको लाइफ लॉन्ग वही आपको बैग लटका के रखना पड़ेगा। एक ओपनिंग बनाते हैं उसको कहते हैं स्टोमा। स्टोमा जो एक ओपनिंग है जो पीछे क्लिप में आपको दिख रही थी, वो एक होल होता है जिससे पेट के ऊपर आप बैग लगाओगे ना तो उसके अंदर सारा वेस्ट मटेरियल बाहर इकट्ठा होता रहेगा। लेकिन आप सोच करके देखिए, जहाँ से आप रेगुलरली अपना वेस्ट मटेरियल सुबह सुबह निकालते हो, सडनली ऐसी नौबत आ जाए कि डॉक्टर को आपके पेट के ऊपर एक ऐसा होल बनाना पड़े जो कि एनल कैविटी का काम करे और नीचे से नहीं निकलेगा, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा आपके पेट के ऊपर इकट्ठा होता रहेगा और वो साफ़ आपको खुद ही करना पड़ेगा। ज़रा सोच के देखिए, ये चीज़ सोचने में ही इतनी भयानक है, तो जिसके साथ ये होता होगा उसको कैसा फील होता होगा। मेंटल ट्रॉमा तो अलग, और बाहर आप कहीं पे भी जाओगे तो लोग आपको मुड़ मुड़ के देखेंगे कि एक ऐसा टाइप का बैग लगा रखा है। बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं होता। आप जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके आसपास में कोई ऐसे इंसान है जिनके साथ ये सब हो चुका है, मतलब क्ले खाने से नहीं लेकिन कुछ और रीज़न से भी, क्योंकि कोलोन कैंसर में भी ये प्रोसीजर किया जाता है। अगर आपके इंटेस्टाइन में बहुत रेगुलर इन्फेक्शन होता रहता है तब भी ये प्रोसीजर किया जाता है। और दुनिया भर की स्टीरॉइड्स और दुनिया भर की दवाइयाँ जो चलेगी लाइफ लॉन्ग, वो तो अलग, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है कभी कभी टेम्पररी होता है और बहुत सारे केसेस में ये परमानेंट भी होता है, जहाँ पे डॉक्टर्स को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। तो ये क्रंचर्स जो हैं इतनी हार्ड आइटम्स खाते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर, शेल स्टोन वगैरह ये लोग स्वालो करते हैं। भले ये रियल लाइफ में स्वालो नहीं करते होंगे, लेकिन स्क्रीन पे तो यही लगाते हैं ना कि ये स्वालो वीडियो है, ये है, वो है। तो ये क्या करते हैं कि जो नॉर्मल जो व्यूअर्स हैं वो देख करके इसको ट्राई करते हैं, इमिटेट करते हैं घर के अंदर और अपनी बॉडी को डैमेज
पहुंचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैं वीडियो का जो लिंक है पूरा लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप पूरा देख सकते हैं। एक लेडी है जिन्होंने अपना पूरा डॉक्यूमेंट्री डाला है कि उनका कोलोनोस्टॉमी हुआ था तो वो कैसे क्लीन करती हैं, कैसे रहती हैं, और मतलब क्या क्या प्रोसीजर वो करती हैं रेगुलर बेसिस पे। तो सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग उसको जा कर के देख सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए गाइस, अगर इस टॉपिक के बारे में आपको बहुत मतलब क्या डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैं आगे वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत गंदा सा टॉपिक है। मतलब देख के ही इतना गंदा लग रहा है तो बात करके भी इतना गंदा ही लगेगा। लेकिन अच्छा, और आपके पास भी अगर ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू गाइस एंड बाय, टेक केयर। अच्छा खाना खाओ, हेल्दी रहो और बाकियों को भी खुश रखो। बाय गाइस।